Hello everyone, Happy New Year. My New Year message for all of you. Dear friends, open a new book today. Forget all your worried and welcome 2021. A new year has come with new expectations, new opportunities, new challenges, and a whole new way of delegating people related with you. Have a happy life ahead. And may God give you a new chance, new blessing, new future, new hope, and new tomorrow. Have a blessed New Year. तो इन्हीं नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं नया वीडियो, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगला टॉपिक है, पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। इससे पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के नियम, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्पकाल में हम अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित अवधारणा, जिसको कहते हैं पैमाने के प्रतिफल के सिद्धांत। इसमें ये जो अवधारणा है, इसमें हम दीर्घकाल में पैमाने का मतलब पूरा का पूरा स्केल दीर्घकाल है ये, और दीर्घकाल का मतलब होता है अर्थशास्त्र में कि हम उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ एक ही अनुपात में बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पैमाने के प्रतिफल, सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ेंगे, पैमाने के कितने प्रतिफल है ये पढ़ेंगे, इनको चित्रों के द्वारा दिखाएंगे और पैमाने के प्रतिफलों के मिलने के कारण ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है। दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। संयंत्र के आकार को भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन इस प्रकार होगा कि Q इजकल टू फंक्शन ऑफ L एंड K। यहाँ पर Q है दीर्घकाल में उत्पादन की मात्रा, L है श्रम की मात्रा, K है पूंजी की मात्रा। पैमाने के प्रतिफल ये दर्शाते हैं कि दीर्घकाल में यदि सभी उत्पादन के साधनों को L और K, इसके साथ साथ और भी एक ही अनुपात में बढ़ाया जाए तो कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव होगा। इस प्रकार दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन पर तीन प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। जैसे यदि उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन उस अनुपात की तुलना में अधिक बढ़ता है तो उसे वर्धमान पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। अगर उस अनुपात के बराबर बढ़ता है तो उसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं, और यदि उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है तो इसे पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। तो इसका मतलब जो पैमाने के प्रतिफल है, इसमें मुख्यतः तीन मुख्य विशेषताएं या तीन मुख्य बातें हैं कि पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है, और दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें पूरे के पूरे स्केल या पैमाने को परिवर्तन कर सकते हैं, और पैमाने के परिवर्तन करके हम ये देखते हैं कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी है इसकी विशेषता या मुख्य बात, वो है कि पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में परिवर्तित किया जाता है। मतलब दोनों का अनुपात स्थिर रहता है, एक ही अनुपात में परिवर्तन करते हैं या बढ़ाते हैं। जैसे पहले हम एक श्रमिक और दो पूंजी 1:2 को प्रयोग कर रहे थे और उत्पादन 100 हो रहा था। जैसे शुरुआत की बात करें हम, यहाँ पे उदाहरण है कि पहले श्रम की मात्रा 1 लगा रहे थे, पूंजी की मात्रा 2 लगा रहे थे और हम उत्पादन कर रहे थे। इसका मतलब जो श्रम और पूंजी का जो रेशियो था वो क्या था, 1:2। अब हम क्या है, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो श्रमिक और पूंजी दोनों को ही बढ़ाएंगे, लेकिन एक ही अनुपात में बढ़ाएंगे। तो श्रम को बढ़ाकर 2 किया तो पूंजी को बढ़ाकर कितना करेंगे, 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अनुपात क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, 1:2।
तो इस प्रकार उत्पादन बढ़ाने के लिए दोनों साधनों को हम एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं, स्थिर अनुपात में बढ़ाते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि पैमाने के प्रतिफल के नियमों के अंतर्गत क्या होता है, K/L रेशियो मतलब कैपिटल और लेबर का रेशियो कांस्टेंट रहता है, साधनों का रेशियो जो बढ़ा रहे हैं वो समान रहता है। नेक्स्ट आगे है, साधनों की कीमतों को स्थिर माना गया है। इसमें दोनों तीनों जो जितने भी हम साधन यूज ले रहे हैं उनकी कीमतों को स्थिर या समान मानते हैं और ये मानते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कार्य या उत्पादन हो रहा है। अब इसको हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। चित्र में हमने एक्स अक्ष पे लेबर लिया है, लेबर का मतलब श्रम, और वाई अक्ष पे कैपिटल लिया है और ये एक विभिन्न समोत्पत्ति वक्रों का एक समोत्पत्ति मानचित्र लिया है और जो ये K/L जो मूल बिंदु से खींची गई रेखा है, ये जो जिसे हम पहले पढ़े थे कि विस्तार पथ है, ये संतुलन बिंदुओं को दिखा रही है A, B, C। तो इन संतुलन बिंदुओं पर जो उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, श्रम और पूंजी के अनुपात को बढ़ा रहे हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। ए बिंदु पर 100 उत्पादन हो रहा है और अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो दोनों ही साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाएंगे। तो बी बिंदु पर भी एक ही अनुपात है, ए पर वो ये अनुपात है, बी पर यह अनुपात है और सी पर यह अनुपात है। इसका मतलब ए बी सी पर जो K/L रेशियो है वो कांस्टेंट है और उत्पादन बढ़ रहा है। तो चित्र में मूल बिंदु से खींची गई रेखा के सभी बिंदुओं ए बी सी पर K/L अनुपात स्थिर है, अर्थात श्रम व पूंजी दोनों में एक ही अनुपात में वृद्धि हो रही है जो पैमाने के प्रतिफलों को दर्शाती है। तो 3 बातें महत्वपूर्ण हो गई कि ये दीर्घकालीन अवधारणा है और इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है और उत्पादन के साधनों की कीमतों को स्थिर माना जाता है। अब हम अलग अलग उत्पादन के नियमों को, पैमाने के नियमों को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, जिसको कहते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में कहेंगे इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, IRS। तो दीर्घकाल में जब जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है, यदि उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है, जब एक उत्पादक या उद्योग या फर्म दीर्घकाल में साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाती है, यदि उत्पादन उस अनुपात से अधिक बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल कहते हैं। अर्थात उत्पादन के साधनों को जैसे दुगना करते हैं और उत्पादन दुगने से ज़्यादा होता है तो इसे क्या कहेंगे, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। तो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन या मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। एग्जाम्पल जैसे 1L + 2K = 100Q, मतलब एक श्रम और 2 पूंजी के द्वारा 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। अब हम साधनों को बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही अनुपात में बढ़ाएंगे, तो श्रम को बढ़ाकर 2 श्रमिक करेंगे और पूंजी को 4, तो हमारा उत्पादन कितना बढ़ रहा है, 300 हो रहा है। 300 क्यों, इसका मतलब दोनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया तो उत्पादन के साधनों को दुगना किया तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हो गई, 3 गुनी वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये कौन से नियम हो गए, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। तो साधनों को दुगना करने पर उत्पादन 3 गुना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब पैमाने के वर्धमान प्रतिफल क्या होते हैं कि जिस अनुपात में उत्पादन को साधनों को बढ़ाया जाता है उससे अधिक उत्पादन बढ़ता है तो इसे वर्धमान पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। अब वर्धमान पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत जो समोत्पत्ति वक्र और जो लागत वक्र हैं वो उनकी स्थिति कैसी होती है। तो ये चित्र देखिए, चित्र में विभिन्न समोत्पत्ति वक्र दिया हुआ है। A, B, C बिंदु,
इनमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ए ओ और ओ से ए तक दूरी ज़्यादा है, ए से बी तक इससे कम है और बी से सी तक इससे और कम है। इसका मतलब मूल बिंदु से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उन समोत्पत्ति वक्रों की बीच की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। उसी उत्पादन को, उतने ही उत्पादन को उत्पादित करने के लिए फर्म को कम लागत या दोनों ही साधनों की कम मात्रा उपयोग में लेनी पड़ रही है। तो ये क्या दर्शा रहे हैं? ये पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों को दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन की मात्रा में 100 ही वृद्धि हो रही है, लेकिन साधनों की मात्रा पहले से कम बढ़ रही है। पहले ज़्यादा थी बी पर, उससे कम बढ़ी, सी पर और कम बढ़ी। तो कम साधनों से भी उतना उत्पादन कर रहे हैं। इट मीन्स ये कौन सा इंक्रीज रिटर्न्स टू स्केल है। चित्र में ए से बी व बी से सी पर जाने पर सभी उत्पादन के लिए कम साधनों की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओ ए की जो मात्रा है, साधनों की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा है, ए बी पे कम है और बी सी पे और भी कम है। तो समोत्पत्ति वक्रों के बीच की दूरी जो क्या है, लगातार घटती जा रही है। इसे ही क्या कहते हैं? इंक्रीज रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। और पैमाने के बढ़ते प्रतिफलों में जो लागतों की स्थिति है वो क्या होती है? जो एलएसी और एलएमसी दोनों ही क्या होती जाती है? घटती जाती है। अब ये क्यों घटती जाती है इसको हम आगे रीजन में पढ़ेंगे, लेकिन ये है इसमें यहाँ पढ़ेंगे कि जब इंक्रीज रिटर्न्स टू स्केल की स्थिति होती है उस समय एलएसी और एलएमसी दोनों ही घटती जाती है, अर्थात इन दोनों का ही ढाल ऋणात्मक होता है। अब पढ़ेंगे हम पैमाने के वर्धमान प्रतिफल क्यों मिलते हैं, इसके क्या कारण हैं, कि उत्पादन के बढ़ने पर एलएसी और एलएमसी दोनों ही क्यों घटती है, या ये कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं या उससे अधिक अनुपात में उत्पादन क्यों बढ़ता है, इसके क्या रीज़न है। तो पहला कारण है कि शुरुआत में जब हम बड़े पैमाने पर वृहद स्तर पर उत्पादन करते हैं तो उद्योग को पैमाने की बचतें मिलती है, और पैमाने की बचतों के कारण ही उत्पादन तेज़ गति से बढ़ता है और लागतें घटती है। तो पैमाने की बचतें दो होती है, पैमाने की आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें, एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज। पैमाने की आंतरिक बचतें एक फर्म को मिलती है और जो पैमाने की बाह्य बचतें हैं वो पूरे उद्योग को मिलती है। कैसे? कि स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। पैमाने की जो आंतरिक बचतें हैं वो क्या है? स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कि जब शुरुआत में उत्पादन किया जाता है तो उस समय श्रम विभाजन और श्रम का विशिष्टीकरण होता है। श्रम विभाजन और श्रम का विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि श्रम का इस तरीके से विभाजन कर दिया जाता है कि जो श्रमिक जिस कार्य में निपुण होता है उसको वही कार्य दिया जाता है जिससे उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है, कम लागत पे अधिक उत्पादन होता है। तो दूसरा कारण है साधनों की अविभाज्यता। साधनों की अविभाज्यता, शुरुआत में जब बड़े स्तर पे हम प्रयोग लेते हैं तो साधनों की अविभाज्यता के कारण उस साधन का ज़्यादा उपयोग होता है और उससे उत्पादन बढ़ता है। विज्ञापन आदि का वे कम किया जाता है। बाह्य बचतों में हम बता सकते हैं कि उनको सस्ता कच्चा माल मिलता है, परिवहन सुविधाएं मिलती है, बैंकिंग सुविधाएं मिलती है, ये सस्ती मिलती है। बैंकिंग, कच्चा माल, सारी चीज़ें सस्ती मिलती है तो वो उत्पादन बढ़ता है, लागतें घटती है। और दूसरी चीज़ है आकार की कुशलता मिलती है। जैसे बड़े आकार के उद्योग को सारी चीज़ें बल्क में वो चीज़ें खरीदता है, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो साधन हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो उनको जो वस्तुएं या साधन मिलते हैं, कच्चा माल मिलता है, वो कम दामों पर मिलता है या डिस्काउंट पे मिलता है, जिससे लागतें घटती जाती है। और जो स्टिकलर ने ये कहा था कि फर्मों को शुरुआत में क्या मिलती है, उस समय एक्सेस कैपेसिटी होती है। इस कारण भी क्या है कि उत्पादन लागत बढ़ती नहीं है, उत्पादन बढ़ता जाता है। तो ये सारे कारण हैं जो दिखा रहे हैं कि उत्पादन बढ़ता है, लागतें घटती है, और दूसरा बता रहे हैं कि ये पैमाने के वर्धमान प्रतिफल क्यों मिलते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है हमारा पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल। साथियों, आप अगर 12th क्लास में इकोनॉमिक्स यूजी में चाहे बीए, बीकॉम
MA MCOM में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या नेट, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स से देना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट पे लिख के भेजें, क्यों मैं आगे उस पर वीडियो बना सकूं। आपके लिए ये जो मैं बना रहा हूँ ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए अगला जो नियम है वो पढ़ते हैं, पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल। इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, CRS। थोड़ा सा चेंज करना है कि साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाने पर यदि उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़े, जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ा रहे हैं यदि उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल कहते हैं। अर्थात साधनों को दुगना करने पर उत्पादन भी दुगना ही बढ़ता है तो इसे क्या कहेंगे, पैमाने के समान प्रतिफल या स्थिर प्रतिफल। इसको एग्जाम्पल पे ये भी कह सकते हैं कि एक श्रमिक और 2 पूंजी के द्वारा 100 उत्पादन हो रहा है, श्रम और पूंजी को दुगना किया, श्रम को 2 किया, पूंजी को 4 किया तो उत्पादन भी दुगना हो गया, 100 से बढ़कर 200 हो गया। तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफलों को दर्शा रहे हैं। इसमें समोत्पत्ति वक्र व लागत रेखाओं की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं अपन, क्योंकि समान प्रतिफल है ये। तो इसमें समोत्पत्ति वक्रों के जो बीच की दूरी है मूल बिंदु से खींची गई रेखा पर जो ABCD पर है, समोत्पत्ति वक्रों की बीच की दूरी ये समान है। A और B के बराबर ही B और C है और B और C के बराबर C और D है। तो ये ABCD जो दिखा रहे हैं ये पैमाने के स्थिर प्रतिफलों को दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ा रहे हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। अब स्थिर पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत जो LAC और LMC दोनों एक ही वक्र होता है और वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, दोनों बराबर होती है। इसमें उत्पादन के बढ़ने पर LAC और LMC नहीं बढ़ती। इसका रीज़न ये है कि क्या कारण है कि LAC और LMC नहीं बढ़ती। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी बीच की स्थिति आ जाती है यहाँ पर पैमाने के स्थिर प्रतिफलों के अंतर्गत कि जो उद्योग को पैमाने की मितव्यताएँ मिल रही थी लगभग उतनी की उतनी ही अमितव्यताएँ मिलने लग जाती है। जितना उसको फ़ायदा मिल रहा था पैमाने का उतना ही उसको पैमाने का होने वाले नुकसान मिलने लग जाते हैं धीरे धीरे जैसे उत्पादन बढ़ता है। तो दोनों बैलेंस आ जाता है और बैलेंस आ जाता है तो उसको जो पैमाने की वस्तुएं से जो फ़ायदा हो रहा था वो फ़ायदा मिलता नहीं है और उत्पादन जिस अनुपात से ज़्यादा होना चाहिए था वो उस अनुपात के बराबर ही रह जाता है। तो ये मुख्य कारण है क्योंकि पैमाने की बचतें और अबचतें दोनों इक्वल कर देती है, दोनों को, लाभ को और हानि को दोनों को इक्वल कर देती है। तो जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो नियम है वो है पैमाने के घटते प्रतिफल, जिसको कहेंगे हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल भी कहते हैं। इस स्थिति में जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। अर्थात साधनों को दुगना बढ़ाने पर उत्पादन दुगने से कम ही बढ़ता है। इसको ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। साधनों को जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं, जैसे दुगना कर रहे हैं, तो उत्पादन 1 गुना या 1.5 गुना ही बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक श्रमिक और 2 कैपिटल से 100 का उत्पादन कर रहे हैं, साधनों को दुगना किया, श्रम को दुगना किया, पूंजी को दुगना किया, लेकिन उत्पादन दुगना नहीं हुआ। उत्पादन 100 से 150 हुआ, तो इसका मतलब उत्पादन में परिवर्तन दुगना नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएंगे? ये डिक्रीज रिटर्न्स टू स्केल कहलाएंगे। इस स्थिति में समोत्पत्ति वक्रों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसइकोनॉमीज मिलती है, पैमाने की अबचतें मिलती है। इससे LMC और LAC दोनों ही बढ़ने लग जाती है। उत्पादन के बढ़ने पर दोनों ही बढ़ती जाती है और दोनों का ढाल धनात्मक हो जाता है। इसको देखते हैं हम। डिक्रीज रिटर्न्स टू स्केल में जो मूल बिंदु से खींची गई रेखा पर ABCD के बीच की दूरी लगातार घटती जा रही है।
ABCD ये लगातार घटती जा रही है। उत्पादन बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा साधनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसका मतलब जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ रहा है। इसलिए लागतें दोनों ही क्या होती है, बढ़ती जाती है। LMC भी बढ़ती है और LAC भी बढ़ती है। इस स्थिति में LAC कम नीचे रहती है, LMC ऊपर रहती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसके क्या कारण है, ये क्या कारण हो सकते हैं कि ऐसा जब बाद में दीर्घकाल में पैमाने के डिक्रीज रिटर्न्स टू स्केल क्यों मिलने लग जाते हैं। तो जस्ट जैसे इंक्रीज रिटर्न्स टू स्केल थे, उसके अपोजिट इसके कारण आ जाएंगे कि रीजन ऑफ डिक्रीज रिटर्न्स टू स्केल। तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज डिफ़िकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जैसे जैसे हम बहुत ही बड़े स्तर पे करने लग जाते हैं, बहुत बड़ा पैमाने पे उत्पादन करने लग जाते हैं, तो डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है, मैनेजमेंट की, कोऑर्डिनेशन की और कंट्रोल की। तो डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है, जिससे निर्णय लेने में टाइम लगता है और उत्पादन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इस समय पैमाने की अबजतें और अमितव्यताएँ मिलती है। अबजतें का मतलब महंगा कच्चा माल, महंगा यातायात और महंगी बैंकिंग सुविधाएं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारा का सारा महंगी हो जाती है। और जो फर्म के अंदर जो आंतरिक बचतें होती है उसमें मैनेजमेंट में कमी हो जाती है और कंट्रोल नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, प्रबंध में कठिनाई होती है, आपस में समन्वय नहीं होता, नियंत्रण में कठिनाई होती है। साहसी, तीसरा यह है कि साहसी स्थिर रहता है। सारी चीज़ें बहुत ब्रॉड स्तर पे हो जाती है, लेकिन साहसी एक ही रहता है तो वो अकेला पड़ जाता है, सारे निर्णय समय पे नहीं ले पाता। इसलिए जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं, उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता। एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि दीर्घकाल में तीनों ही नियमों में ये जरूरी है कि हम साधनों को बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन तो बढ़ रहा ही है, चाहे वो वर्धमान प्रतिफल हो, चाहे वो स्थिर प्रतिफल हो, चाहे वो ह्रासमान प्रतिफल हो। लेकिन अनुपात में पहले वर्धमान में अधिक बढ़ता है, समान में बराबर बढ़ता है और ह्रासमान में कम बढ़ता है। इसका मतलब दीर्घकाल में उत्पादन घटता तो नहीं है, बढ़ता ही है, केवल अनुपातिक परिवर्तन अलग अलग होते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि उत्पादन दीर्घकाल में बढ़ता ही है, साधनों को बढ़ाने पर उत्पादन बढ़ता ही है। अब तीनों को हम एक चित्र में भी दिखा सकते हैं। शुरुआत में सी बिंदु तक ये IRS दिखा रहे हैं, समोत्पत्ति वक्र, कि उत्पादन जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उत्पादन उससे अधिक बढ़ रहा है। C से E तक ये स्थिर प्रतिफलों को दिखा रहे हैं कि जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, साधनों को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। और E से H तक ये DRS को दिखा रहे हैं कि हम जिस अनुपात में साधनों को बढ़ा रहे हैं उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत हम दीर्घकाल में जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाते हैं, उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ सकता है, उसके बराबर अनुपात में बढ़ सकता है और उससे कम बढ़ सकता है। और इन तीनों के आधार पर ही 3 प्रकार के पैमाने के प्रतिफलों का अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।